गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 2018 का बोर्ड पेपर कर रहे थे। हमारे प्रश्न हुए थे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, फर्स्ट और सेकंड टाइप के, 1 नंबर और 2 नंबर वाले, और 2 लघुतरात्मक प्रश्न हमने करे थे, जिसमें एक था स्वतंत्रता व समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए, और दूसरा हमने पढ़ा था राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण में राजनीतिक दल और जनसंचार के साधनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 2018 में आए हुए अन्य जो है बोर्ड के जो प्रश्न हैं वो हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका है कि आपके मतानुसार भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, कैसे सिद्ध कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। प्रश्न आपको तैयार करवाया हुआ है, इस साल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। किसी न किसी रूप में ये प्रश्न अवश्य आएगा, चाहे संघात्मक के लक्षण पूछें, चाहे आपसे एकात्मक के लक्षण पूछें। यहां पर दोनों चीजें एक साथ हैं। ये लेसन फर्स्ट के संदर्भ में आया हुआ है, संविधान की विशेषता के संदर्भ में। अगर अलग अलग पूछेंगे संघात्मक और एकात्मक के लक्षण, तो लेसन थर्ड के हिसाब से हो जाएगा ये, संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण और एकात्मक के प्रमुख लक्षण। तो किस तरह, यहां पहले आपको सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था के बारे में लिखना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, वर्तमान में इस संघ में, भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह आप एक संघात्मक व्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब आपको साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक भी है। अब एकात्मक कैसे, यहां आप पैराग्राफ चेंज करते हुए एकात्मक वाली बात लिखेंगे कि हमारे संविधान निर्माता देश की विशालता और विभिन्नताओं से परिचित है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विभिन्नताओं के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान भी शामिल कर दिए जो संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था की ओर मोड़ते हैं। ऐसे प्रावधान निम्न है। उन प्रावधानों को आप नीचे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताए थे 6 प्रावधान। 6 प्रावधान आप लिख दीजिए। यहां इसके लक्षण तो पैराग्राफ में आगे, इसके पॉइंट वाइज कर दीजिए आप। शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। केंद्र और राज्य के लिए अर्थात पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। आप 3rd पे कर सकते हैं एकल नागरिकता, 4थे पे कर सकते हैं राज्यपाल का पद, 5वें पे कर सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, और 6ठे नंबर पर आप कर सकते हैं राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। अगर इस तरीके से प्रश्न आए कि संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण है, तो थोड़ा सा आपको संघात्मक के बारे में, थोड़ा सा एकात्मक के बारे में लिखना है। लेसन फर्स्ट के संदर्भ में इस तरीके से पूछा जाएगा, संविधान की विशेषता के संदर्भ में। यही प्रश्न आपको लेसन 3rd से भी तैयार हो रहा है। लेसन 3rd में लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा आपका। लेसन 3rd में जो संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं, इस नाम से आपका पाठ है, तो अगर इस पाठ में से ये प्रश्न होगा तो 6 नंबर में आने के इसके चांस रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न में। तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा संघीय व्यवस्था के प्रमुख, संघात्मक शासन से क्या आशय, और भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण या तत्वों का वर्णन कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको संघात्मक शासन का ये पैराग्राफ जो आपने यहां पर अभी बोला था, आपने समझा था, वो वाला पैराग्राफ
प्लस फिर आपको लक्षण भी ऐड करने पड़ेंगे, आपको चारों लक्षण आपको याद होंगे। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, शक्ति विभाजन और स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका। तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे शक्ति विभाजन, उसमें फिर 4 पॉइंट आपके आएंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। ये प्रश्न अलग होगा या फिर अलग से इसको पूछा जाएगा कि एकात्मक शासन से क्या आशय और एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण। तो आपका जो पैराग्राफ अभी आपने इस पूर्व प्रश्न के लिए तैयार किया था वो पूरा पैराग्राफ प्लस 6 पॉइंट, बस इन 6 पॉइंट्स को आपको फिर एक्सप्लेन करना होगा, आपको इनका वर्णन करना होगा। तो आपको कई सारे प्रश्न जो है आपका ये प्रश्न तैयार करवा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद मंत्री परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। आप समझ गए होंगे कि प्रश्न लेसन 4 में से है, संघीय व्यवस्थापिका वाले पार्ट से है। वहां आपने संसद के कार्य किए हुए हैं। संसद के कार्यों में मैंने आपको जैसा कि क्लास में बताया था कि 3 जो बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, जो संसद किस तरीके से कानून बनाती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था कार्यपालिका पर नियंत्रण, और तीसरा पॉइंट तो तीसरे नंबर पर था, लेकिन वित्तीय कार्य थी दूसरे नंबर पर। जो इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, कानून निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संविधान संशोधन। संसद के ये तीनों जो पॉइंट्स हैं काफी महत्वपूर्ण है। ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। कई बार कानून निर्माण की प्रक्रिया पूछ लेते हैं संसद की, कई बार संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ लेते हैं, और जैसा कि 2018 में पूछा गया है कि संसद मंत्री परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो मंत्री परिषद का मतलब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये प्रश्न आपके आया 2018 में। अब आपको सिर्फ इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। आप थोड़ा सा पहले संसद के बारे में एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि कोई भी 4 या 6 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो आपको उस प्रश्न के बारे में बिना कहे आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे। बहुत ज्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है। संसद के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए आप कि प्रत्येक देश की अपनी एक संसद होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत की भी अपनी एक व्यवस्थापिका है, संसद है, जिसे संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन, राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। फिर आपका जो संबंधित प्रश्न हो वो हेडिंग आप डालेंगे कि संसद की कार्यपालिका पर यानी मंत्री परिषद पर। यहाँ कार्य आपको कंफ्यूज करने के लिए कार्यपालिका की जगह मंत्री परिषद शब्द लिखा हुआ है, तो कार्यपालिका और मंत्री परिषद एक बात है। तो संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण या मंत्री परिषद पर नियंत्रण की विधि अब पूरा समझा के आपको बताना है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन है, और संसदीय शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का यानी मंत्री परिषद का निर्माण व्यवस्थापिका में होता है, और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के सदस्यों पर प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण रखती है। अगर फिर भी मंत्री परिषद के सदस्य अपनी मनमानी करते हैं तो ऐसे में संसद के पास एक हथियार और है, लास्ट अंतिम हथियार, जिसका प्रयोग लोकसभा करती है। संसद का ही एक अंग है लोकसभा। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को समय से पहले पदमुक्त कर सकती है। फिर इसके बाद में जो प्रश्न आपके आया हुआ है 2018 के पेपर में, वह भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है। आपके मतानुसार कोई 4 रूपों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो प्रश्न आप समझ गए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आपको वर्णन करना है। यहां सबसे पहले आप जाति का अर्थ लिख दीजिए। जाति और जातिवाद दोनों को समझाते हुए
भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका। इस तरह के प्रश्न है तो कई बार तो लिखा होता है 4 प्रश्न, 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए, कई बार नहीं लिखा होता है। तो ऐसे में आप नंबरिंग पर ध्यान दिया करिए। आप कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, तो वहां आपके लिखा होगा 4 into 1, यानी तो सीधा सा मतलब एक एक बिंदु के एक एक नंबर है, तो 4 पॉइंट्स तो कम से कम आपको करने ही करने हैं। ये प्रश्न भी आपको क्लास में बहुत अच्छे ढंग से तैयार करवाया हुआ है, आप लोगों को, ज्यादातर बच्चों को ये याद भी होगा। फिर भी आप एक बार इसे ध्यान से आप सुन लीजिए और याद करने का प्रयास करें। लगातार इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, जिससे आपको ये प्रश्न आपको और अधिक अच्छे ढंग से याद हो जाए। जाति की भूमिका में, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। हमारे यहाँ भारत में अनेक जातिगत संगठन बने हुए, अनेक सैकड़ों जातियां हैं भारत में, और इन जातियों ने अपने जातिगत संगठन भी बना रखे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय राजपूत महासभा, जाट महासभा, अनुसूचित जाति संघ, जनजाति संघ, इस तरह के कई जातिगत संगठन बने हुए हैं। ये जातिगत संगठन संगठित होकर सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार उनके हक में निर्णय ले, और कई बार सरकार को इन जातिगत संगठनों की मांगों के आगे झुकना पड़ता है, उनके पक्ष में निर्णय करना पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में जनवरी 2020 में आरक्षण की सीमा को 10 साल और आगे बढ़ा दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के दबाव की वजह से। तो यह है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। दूसरा है प्रत्याशियों के चयन में जाति की भूमिका। चुनाव के समय प्रत्याशियों का चयन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, और राजनीतिक दल विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। अक्सर राजनीतिक दल ऐसी ही जाति के उम्मीदवार का चयन करते हैं जिस जाति के वोटों की संख्या उस क्षेत्र में सर्वाधिक हो। तो प्रत्याशियों का चयन जाति के आधार पर हो रहा है। तीसरा है मतदान में जाति की भूमिका। मतदान में भी जाति की भूमिका देखी जा सकती है। हमारे यहाँ अधिकांश मतदाता निरक्षर हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, और वो जाति से प्रेरित होकर कई बार मतदान करते हैं। विशेष रूप से आप देखिए राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, यहाँ की राजनीति में जातिगत जो वोट हैं इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में यादव, राजपूत, जाट आदि वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में इन जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यूपी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, इधर से हरियाणा में चौटाला परिवार है। इन सब की जो सफलता है वो जातिगत वोटों पर ही निर्भर रही है। और तीसरा आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल, फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति की भूमिका। हमारे यहाँ जब चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकारें बनाता है, प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर अगर मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, तो उसके बाद विभिन्न जातिगत संगठन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर यानी सरकारों पर दबाव डालते हैं कि उनके जाति के प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, और ऐसा सरकारों को करना भी पड़ता है। एक तो है कि इसके माध्यम से विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व मिल भी जाता है उनके प्रतिनिधियों को, और दूसरा जातिगत संगठनों का दबाव भी होता है। और राजनीतिक दल कोई भी जो सरकार बनाते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी जाति उनसे रूठे, नाराज हो, इसलिए वो उनके प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल भी करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं 4 बिंदुओं के माध्यम से जाति की भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, प्रत्याशियों के चयन में जाति की भूमिका, मतदान में जाति की भूमिका, और मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति की भूमिका। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो निबंधात्मक में है, क्योंकि जो और 2-3 प्रश्न जो हैं बाकी के वो ऐसे पाठों से जो इस बार के लिए आपके हटा दिए गए हैं।
तो यहाँ आपने जो लघुतरात्मक 5 प्रश्न पढ़े, मैं प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, 2018 के हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। पहला प्रश्न था 4 नंबर में, स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। दूसरा था राजनीतिक सामाजिकरण के साधन बताइए। तीसरा आपके जो था जो है संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, भारतीय संविधान समझाइए। संसद किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, समझाइए। और फिर जाति की भूमिका, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। ये आपने 5 प्रश्न पढ़े 2018 में, 4-4 नंबर के। इन 5 में से लगभग 3 प्रश्न आपको रिपीट होंगे 2021 के पेपर में। इसलिए इन 5 प्रश्नों को अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद करना है। अब अंत में है, लास्ट में है आपके निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में आपका पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको यहां पहले राजनीतिक संस्कृति का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देना है और फिर इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा काफी नई है। सबसे पहले गैब्रियल लामंड ने 1956 में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किया था। जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, उसी तरह प्रत्येक देश की अपनी एक राजनीतिक संस्कृति भी होती है। जिस तरह किसी भी देश में वहां के निवासियों के रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, लिपि आदि की मिलीजुली धारा को उस देश की सामान्य संस्कृति कहते हैं। इसी तरह किसी भी देश में वहां के निवासियों के राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक आदतों, राजनीतिक विचारों, राजनीतिक अभिरुचियों, राजनीतिक मूल्यों आदि की मिलीजुली धारा को उस देश की राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति की निम्न विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं आपको मैंने तैयार करवाई हुई थी क्लास में, वही विशेषताएं आपको लिखनी है। अनेक तत्वों का समन्वित रूप, पहली विशेषता। तो अनेक तत्व कौन से? ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि तत्वों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। दूसरा, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति वहां के निवासियों के नैतिक मूल्यों से प्रभावित होती है। ऐसे राजनीतिक विचार जनता सहज स्वीकार कर लेगी जो उनके नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, जबकि ऐसे राजनीतिक विचारों को, सिद्धांतों को जनता नकार देगी जो उनके नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। तीसरा, अदृश्य और अमूर्त अवधारणा। तीसरी विशेषता, राजनीतिक संस्कृति का मतलब किससे? राजनीतिक विचारों से। और राजनीतिक विचारों को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, इसलिए अदृश्य और अमूर्त अवधारणा है। और एक सतत या गतिशील अवधारणा। राजनीतिक संस्कृति गतिशील अवधारणा है, यानी लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा, सामान्य संस्कृति में परिवर्तन आएगा, तो राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो राजनीतिक संस्कृति गतिशील अवधारणा है। इसके अथवा में आपका इसके अथवा में प्रश्न राजनीतिक सहभागिता का अर्थ और उसके साधन। ठीक। अगला प्रश्न आपका है वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए उसके राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न वैश्वीकरण का है, तो वैश्वीकरण का अर्थ बताना है। शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था आपको, प्रवाह या आवाजाही, यानी विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचार, वस्तु, पूंजी और लोगों, विचार, वस्तु, पूंजी और लोगों की विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ राजनीतिक प्रभाव पूछे, कारण नहीं पूछे, लेकिन आप लिख दीजिए कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण निम्न है। आप दोनों प्रौद्योगिकी और पारस्परिक जुड़ाव की भावना, एक्सप्लेन मत करिए यहाँ पर। फिर वैश्वीकरण के प्रभाव, देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुआयामी है, इसने सभी जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। लेकिन आपसे पूछा गया है सिर्फ राजनीतिक प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए भी है, तो आपको किस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लैंग्वेज लिखना है। राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो पहले नेगेटिव वाले प्रभाव, वैश्वीकरण की वजह से राज्य की क्षमता और ताकत में कमी आई है।
वैश्वीकरण की वजह से राज्य लोकतांत्रिक कार्यों से, लोक कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ खींच रहे हैं। वैश्वीकरण की वजह से राज्य का स्वरूप अब लोक कल्याणकारी राज्य की बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का हो गया है। अब राज्य, चौथी में लिखेंगे, अब राज्य की नीतियों को बाजार तय करने लगे और नव उपनिवेशवाद की स्थिति पैदा हो गई। फिर यहां पैराग्राफ चेंज करते हुए आप कुछ अच्छे प्रभाव भी लिखेंगे कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि वैश्वीकरण की वजह से राज्य की क्षमता और ताकत में कमी आई है। आज भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो राज्य द्वारा किए जाते हैं, जैसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना जैसे बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आज भी राज्य द्वारा किए जा रहे हैं। आज राज्य के पास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी की वजह से राज्य के पास अपने हर नागरिकों के बारे में सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं और जानकारी के दम पर राज्य पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य करने लगे हैं। अपने नागरिकों के विकास के लिए पहले से ज्यादा योजनाएं बनाने लगे हैं और उन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित भी करने लगे हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि राज्य पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए और महत्वपूर्ण हो गए। इसके अथवा में ग्लोबल वार्मिंग के का अर्थ और कारण है। इस प्रश्न के अथवा में लास्ट में आपका जो प्रश्न है तीसरा है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन और कार्य है। इसके अथवा में भारत पाक युद्ध, भारत पाक संबंधों के संदर्भ में है, जो आपकी हट चुका, लेकिन जो मेन प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य। आपको बताया गया था पहली क्लास में कि किस ढंग से आपको करना है यूएनओ के बारे। पहले आपको यूएनओ के बारे में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपको लिखना है कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। भारत इसका प्रारंभिक सदस्य था। प्रारंभिक सदस्य संख्या 51 थी, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आप लिख देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग लिख देंगे, 6 के नाम लिख देंगे आप। देन आप लास्ट में जो आपसे पूछा गया है सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य, तो सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य के बारे में आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण अंग है। कुल सदस्य संख्या 15 है, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है 2 वर्ष के लिए, जबकि 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है, जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह संगठन के बारे में सामान्य से जानकारी देने के बाद सुरक्षा परिषद के आप कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्न है, तो ज्यादा काम है नहीं, एक्सप्लेन भी आपको नहीं करना। विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, ठीक, आपसी बातचीत या मध्यस्थता से विवादों को निपटाने का प्रयास करना, और तीसरा है आक्रमणकारी राज्य के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना, और चौथा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के निर्वाचन के बारे में महासभा को परामर्श देना। ये आपके सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। 2018 का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों क्लास में आपके 2018 का पूरा पेपर आ गया है। जो भी प्रश्न आपने सुने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के, चाहे छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो, सारे महत्वपूर्ण है और काफी सारे प्रश्न आप इनमें से वापस 2021 के एग्जाम में आप देखेंगे। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार करें। धन्यवाद।